गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों। कुमार जंक्शन की लाइव क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो बच्चों, कल हमारा टॉपिक चल रहा था, हाँ बोलो बोलो। हाँ, तो देखिए बच्चों, कल हमारा टॉपिक चल रहा था नाउन, संज्ञा। संज्ञा में कुछ भाग उसका बचा हुआ है, यानी कि हमने उसके प्रकार पढ़ लिए थे। अब हमें भाववाचक संज्ञा किन किन रूपों से बनती है, भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, उनकी बात हम यहाँ करेंगे। संज्ञा यानी भाववाचक संज्ञा किस किस से बनती है? जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से मिलकर बनती है। तो उनकी चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, हाँ तो बच्चों, जहाँ हमने कल अपना टॉपिक छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। हमने बात करी थी कि भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, कि किस किस विकारी शब्द या अविकारी शब्द का यहाँ पर योगदान है। तो देखो, भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि के योगदान से बनती है। तो भाववाचक संज्ञा की बात कर रहे हैं हम। उससे पहले हम बात कर रहे हैं कि भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय कौन कौन से हैं। तो भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय कौन से हैं, उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ता प्रत्यय की। तो देखिए, हाँ तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं और भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्ययों की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आज हम भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय कौन कौन से हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले है ता प्रत्यय। ता प्रत्यय की बात करते हैं तो ता प्रत्यय से हमारे जो वर्ड्स बनेंगे, शब्द बनेंगे, जैसे सुंदरता, कविता, विविधता जैसे शब्द यहाँ पर बन जाएंगे। यानी कि यहाँ पर सुंदर प्लस ता हुआ है, सुंदर विशेषण से में ता प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बन गया। कविता, कवि जातिवाचक से यहाँ पर ता प्रत्यय जोड़ने पर भाववाचक संज्ञा बन चुकी है। इसी प्रकार से विविध और ता का योग भी हुआ है। दूसरा प्रत्यय हमारा यह प्रत्यय। इसी प्रकार यह प्रत्यय से बनने वाले शब्दों में सौंदर्य है, काव्य है, धैर्य है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो तीसरा हमारा प्रत्यय यहाँ पर बताया गया है पन। पन से बनता है, जैसे बच्चा एक शब्द है और उसमें यदि पन प्रत्यय का योग हम करेंगे तो बचपन शब्द यहाँ पर निर्मित होगा। ठीक है, ऐसे ही छुटपन भी होगा और बड़प्पन भी होगा। उसके बाद है त्वय, और त्वय में बनते हैं शब्द गुरुत्व, ममत्व और घनत्व जैसे शब्द यहाँ पर निर्मित होते हैं। अगला हमारा प्रत्यय है ई, और ई से लाली, बर्बादी और बहादुरी जैसे शब्द बनते हैं। ठीक है, शब्द के मतलब है यहाँ पर भाववाचक संज्ञा वाले शब्द बन रहे हैं। और यहाँ पर एक अंतिम प्रत्यय और बता रखा है आ प्रत्यय, और आ प्रत्यय से गुस्सा, शोभा और निंदा जैसे शब्द यहाँ पर, यानी भाववाचक संज्ञा के शब्द यहाँ पर बने हुए हैं। अब देखिए, संज्ञाएं पहचानते कैसे हैं। संज्ञाएं पहचानने के लिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक है, कुछ उदाहरण हैं, हमको उन उदाहरणों को हल करना है। तो देखो, यहाँ पर पहला है पत्थर। पत्थर में कौन सी संज्ञा होगी? पत्थर क्या है? पत्थर किसका यहाँ पर विशेष रूप से प्रदर्शन कर रहा है? क्या वो व्यक्तिवाचक है, क्या वो भाववाचक है, क्या वो जातिवाचक है, समूह है या द्रव्य? इन पांचों में से ये किस वर्ग में ये पत्थर शब्द आएगा?
तो देखिए पत्थर, तो पत्थर के कई किस्म होती हैं, कई प्रकार भी होते हैं। तो सीधी सी बात है, ये किस में जाएगा? पत्थर जातिवाचक में जाएगा। ठीक है। संगमरमर, अब संगमरमर क्या है यहाँ पर? संगमरमर पत्थर का ही प्रकार है। ठीक है। और संगमरमर की भी कई किस्में होती हैं, ये भी अलग अलग टाइप के हैं, इसके भी कई प्रकार होते हैं। तो ये भी किस में जाएगा? हमारा जाति में ही जाएगा। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो ग्रेनाइट आएगा, और ग्रेनाइट के भी इसी प्रकार से संगमरमर की भांति इसमें भी कई प्रकार होते हैं, जिसके कारण ये भी हमारा जाति में ही जाएगा, अर्थात ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। यानी पत्थर, संगमरमर और ग्रेनाइट, यानी पत्थर तो जाति है मुख्य रूप से, और संगमरमर उसकी उपजाति, और उसकी भी उपजाति है ग्रेनाइट। इसके बाद बात करते हैं वस्तु की। तो वस्तु क्या है? वस्तु देखो, जज करें इसको कि वस्तु क्या चीज है। वस्तु व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, जातिवाचक। तो देखो वस्तु क्या है? वस्तु यहाँ पर भाव का प्रदर्शन कर रहा है। ठीक है। वस्तु भाव है, भाववाचक है। ठीक है। और अनाज, अनाज क्या है यहाँ पर? अनाज जातिवाचक है। ठीक है। गेहूं क्या है यहाँ पर? गेहूं की भी जाति है। गेहूं भी कई किस्म की होती है, गेहूं की भी वही, जैसे कल्याण सोना बहुत ही अच्छा गेहूं माना जाता है। ठीक है। और आगे उसी को बता रखा है हमने कि कल्याण सोना। अब बात यहाँ ये है कि कल्याण सोना व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक? तो देखो कल्याण सोना यहाँ पर जातिवाचक होगा, व्यक्तिवाचक नहीं होगा, क्योंकि कल्याण सोना भी जरूरी नहीं कि वो अलवर में है। अलवर में खेतों में उगाया जाता है, वो हर स्थान पर हमको मिल सकता है। हर स्थान पर, हर क्षेत्र में कल्याण सोना की फसल हमको देखने को मिल सकती है। तो हमने इसके, जो हमने पढ़े था कल, एक पहचान पढ़ी थी कल हमने व्यक्तिवाचक और जातिवाचक की। व्यक्तिवाचक की पहचान ये थी कि वो विशेष रूप से एक ही होता है दुनिया में, और जबकि जातिवाचक की हमने पहचान पढ़ी थी कि वो दुनिया में उसके जैसे अनेक होते हैं। तो कल्याण सोना जैसा अनेक है, तो इस यहाँ पर ही जातिवाचक होगा। उसके बाद फूल की बात करें तो फूल में जाति है, यानी जातिवाचक है। कमल, कमल व्यक्तिवाचक नहीं है, ध्यान दें। कमल व्यक्तिवाचक तब होगा यदि वो व्यक्ति विशेष के लिए आ रहा है। यदि व्यक्ति विशेष के बोध के लिए वो आता है तो वह व्यक्तिवाचक होगा, अन्यथा ये जातिवाचक ही होगा। यदि मैं कहता हूँ कि भाई कमल, यदि मैं कहता हूँ कि कमल बाजार जाता है, तो देखो ये जो अब कमल आया यहाँ पर, ये व्यक्ति विशेष के लिए आया, इसलिए यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। और यदि हम यहाँ पर कह दें कि दुनिया में अनेकों कमल मिलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कमल के भी कई किस्में होती हैं, प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर इस कमल का अगर हम संज्ञा जज करना चाहें तो वो जातिवाचक में बदल जाएगा। और सेम इसी प्रकार से गेंदा, जो गेंदा का फूल होता है वो भी कई किस्मों का, कई वैरायटी का होता है, तो यहाँ पर ये भी जातिवाचक के रूप में है। आगे बात करें तो पर्वत की हम बात करना चाहें तो देखो जो पर्वत है, पर्वत सीधी सी बात है, यहाँ किसी किसी एक पर्वत का पर्सनली बात नहीं करने वाले हम, कोई हिमालय पर्वत की बात नहीं हो रही या कोई विंध्याचल पर्वत की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पर ये भी क्या है, ये सभी पर्वतों को, सभी पर्वतों के वर्ग के रूप में आया है, तो ये भी यहाँ पर क्या है, जातिवाचक है। ठीक है। अब आगे विंध्याचल है। हाँ, ये एक विशेष रूप से यहाँ पर स्थान को प्रदर्शित कर रहा है विंध्याचल, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पर होगा। ऐसे ही हम आगे बात करें तो नदी, नदियां बहुत सारी होती हैं, तो यहाँ पर नदियों के वर्ग के लिए ये बात की जा रही है। तो ये नदी में क्या है, नदी में यहाँ पर जातिवाचक होगा। ठीक है। सरयू, सरयू नाम है, एक नदी का नाम है, तो यहाँ पर सरयू जैसी दुनिया में दूसरी कोई नदी नहीं है सरयू नाम की, तो यहाँ पर ये व्यक्ति विशेष के रूप में, ठीक है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम, अगला हमारा जो टॉपिक है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। ठीक है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है, कुछ शब्दों को मैंने यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आपके सामने प्रस्तुत किया है, हम उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं।
चलो, सबसे पहला यहाँ पर हमारा जो शब्द है वो शब्द है यहाँ पर शिशु। शब्द है यहाँ पर शिशु, ठीक है। शब्द क्या है यहाँ पर हमारा? शिशु है। तो देखो, शिशु जातिवाचक है। शिशु यानी बच्चा एक नहीं है, बच्चे बहुत होते हैं, ठीक है। तो यदि हम शिशु को भाववाचक में बदलना चाहें तो यहाँ पर उसका शब्द रूप बनेगा शैशव या शिशुता, ठीक है। अगला है विद्वान। यदि विद्वान यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है, बहुत से विद्वान होते हैं दुनिया में, एक थोड़ी है। अगर एक होता तो व्यक्तिवाचक होता, और बहुत सारों के लिए अगर वो शब्द वर्ग विशेष के रूप में आ रहा है तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा होगा। तो जातिवाचक संज्ञा है विद्वान, और इसको हमने बदल दिया किसमें? भाववाचक में। तो क्या बन जाएगा? विद्वता या विद्वता इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अगला है हमारा मित्र। और मित्र जातिवाचक है, बहुत से मित्र होते हैं हमारे, ठीक है, अच्छे बुरे सभी प्रकार के। तो यहाँ पर मित्र से हम भाववाचक संज्ञा में जाना चाहें तो मित्रता शब्द बनेगा। पशु से पशुता बनेगा, पशु से पशुता बनेगा। पुरुष से पुरुषत्व बनेगा, ठीक है भाई। पुरुष से क्या बन जाएगा? पुरुषत्व बनेगा, ठीक है। सती सती से सतीत्व बनेगा, सतीत्व का भाव, ठीक है, सती होने का भाव यहाँ पर प्रकट किया गया है। लड़का लड़का जातिवाचक संज्ञा, लड़के बहुत से होते हैं, ठीक है। सभी लड़कों के वर्ग विशेष के लिए लड़का शब्द यहाँ पर आया है। और लड़कपन, और लड़कों के अंदर जो उनका लड़कपन होता है, जो उनका भाव होता है, वो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा के रूप में है। अगला है गुरु। और गुरु से बना है गौरव, ठीक है। गुरु से जो भाववाचक संज्ञा बनी है वो बनी है गौरव, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करना चाहें तो आगे है बच्चा। और बच्चा से बन गया है बचपन। बच्चा से क्या बन गया है हमारा? बचपन बन गया भाई, ठीक है। सेवक, सेवक से क्या बना है हमारा? सेवा बन गया भाई, ठीक है। सेवा का भाव होता है, ठीक है, जो दिखाई नहीं देता, सिर्फ महसूस किया जाता है। सज्जन, सज्जन से क्या बन गया? सज्जनता बन गया, ठीक है। आदमी से आदमियत बन गया। इंसान से क्या बना? इंसान से इंसानियत बनी, जो कभी दिखाई नहीं देती, सिर्फ महसूस होती है। आगे हम बात करें तो दानव से दानवता बना। बूढ़ा से बुढ़ापा, बंधु से बंधुत्व, और व्यक्ति से व्यक्तित्व। इस प्रकार से हमारे ये बन गए हैं। यहाँ तक एक बार अच्छे से नोट कर लें, इसको देख लें फटाफट से, फिर हम आगे चलते हैं अगले पेज की ओर। और अगला पेज, अगला हमारा टॉपिक बिंदु यहाँ पर है कि सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है? तो देखिए, इसके अंदर सबसे पहले है हमारा सर्वनाम मम। मम का मतलब मेरा होता है, ठीक है। लेकिन इस मम से जब हम भाववाचक की ओर जाते हैं तो यह ममत्व बनेगा त्व प्रत्यय के योग से, और ता प्रत्यय के योग से बनेगा ममता, ठीक है। उसके बाद स्व, स्व से बन जाएगा स्वत्व, ठीक है। उसके बाद है आप, और आप से बन जाएगा आपा। उसके बाद है सर्व, सर्व से बनेगा सर्वस्व, ठीक है। निज, निज से बन जाएगा निजत्व। सेम इसी प्रकार से सभी बनते चले जाएंगे। और अपना, अपना से बनेगा अपनापन, पन प्रत्यय के योग से, और अपनत्व त्व प्रत्यय के योग से। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रत्ययों के योगदान से कुछ नवीन शब्द बन गए हैं, और वो नवीन शब्द क्या है? वो भाववाचक संज्ञा के शब्द है, ठीक है। इसके बाद तीसरा बिंदु है हमारा विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनी, ठीक है। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले विशेषण शब्द है कठोर। और कठोर में यदि हम ता प्रत्यय का योग कर दें तो बन जाता है कठोरता, ठीक है। विधवा, और विधवा में यदि हम यह प्रत्यय का योग कर दें तो वैधव्य बन जाता है। चालाक में ई प्रत्यय का योग करें तो चालाकी। ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि प्रत्ययों का योग होता है, प्रत्ययों का योग होता है, ठीक है। प्रत्यय के योग से ही भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करना चाहें तो शिष्ट, और शिष्ट से बनता है हमारा शिष्टता, ठीक है। ऊंचा, ऊंचा से ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई।
नम्र, नम्र से नम्रता, नम्र से नम्रता। और उसके बाद हम आगे बात करना चाहें तो हमारा बनता है यहाँ पर बुरा, बुरा से बन गया बुराई। मोटा, मोटा शब्द विशेषण का है, ठीक है। और इसका अगर हम भाववाचक बनाए तो मोटापा बन जाएगा, यानी कि स्वस्थ हमारा एक विशेषण शब्द है। और स्वास्थ्य अगर इसको हम बनाते हैं तो भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। मीठा से मिठास बनेगा, मीठा से मिठास बनेगा। और सरल से यहाँ पर सरलता बनेगा। चतुर से यहाँ पर शूरता या शौर्य, सॉरी यहाँ पर गलत छपा है, तो यहाँ चतुराई बनेगा चतुर से, ठीक है, ध्यान रखें आप। चतुर का संबंध चतुराई से है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये शब्द यहाँ पर बनेंगे। जो नवीन शब्द बन रहे हैं भाववाचक संज्ञा हैं। अब हम यहाँ पर एक सेंटेंस के रूप में इनको समझने का प्रयास करते हैं, पहचानने का प्रयास करते हैं कि भाई संज्ञा कैसे जज करें, कैसे पता करें। मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ यहाँ पर आपके सामने, तो देखिए मैं आपके सामने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। इसमें है, मैंने लिख दिया यहाँ पर कि सोहन, सोहन चालाकी, सोहन चालाकी से कार्य करता है। मैंने यहाँ पर आपके सामने एक एग्जाम्पल लिख दिया है, सोहन चालाकी से कार्य करता है। और आपसे यहाँ पर पूछ लिया कि भाई बताओ चालाकी के अंदर कौन सी संज्ञा होगी, चालाकी के अंदर कौन सी संज्ञा होगी। तो हमें इसको बताना है। कैसे बताएंगे हम इसको, चालाकी के अंदर कौन सी संज्ञा होगी, कैसे बताएंगे। तो देखो भाई, चालाकी यहाँ पर मूल शब्द क्या है, यानी कि किससे बना है, चालाक विशेषण से। एक मनुष्य की विशेषता है, वो चालाक है, सोहन चालाक है। और उसको हमने बदल दिया भाववाचक संज्ञा में, चालाक को, वो बन गया हमारा चालाकी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर भाव का प्रदर्शन हो रहा है। अगर हम अब इस चालाकी को विशेषण माने तो विशेषण से ये जो भाववाचक संज्ञा में है तो भाववाचक संज्ञा का रूप कहलाएगा, ठीक है। आगे हम दूसरा एग्जाम्पल लिख रहे हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख दिया कि आम, आम में मिठास है, आम में मिठास है। और अब मैं पूछता हूँ कि भाई मिठास इस शब्द के अंदर कौन सी संज्ञा है, तो आप सीधा सा जज करेंगे कि भाववाचक संज्ञा होगी, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, इसी प्रकार से संज्ञाओं को पहचानना होगा। वे व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक, ठीक है। और अच्छे से इनको नोट डाउन कर ले, आगे चलते हैं हम। अगला है हमारा क्रिया, यानी कि क्रिया से किस प्रकार से, क्रिया से किस प्रकार से हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। तो देखो, सुनना एक क्रिया है, हम सुनते हैं। और सुनने से अगर भाव का प्रदर्शन करें हम, तो एक शब्द बनेगा भाववाचक में सुनवाई, ठीक है। गिरना, और गिरने से बन जाता है गिरावट। कहते हैं कि शेयर बाजार में गिरावट आ गई, तो ये गिरावट जो शब्द है ये भाववाचक संज्ञा होगा, ठीक है। चलना, चलना तो एक क्रिया शब्द है, लेकिन इस चलना से हम एक भाववाचक शब्द बना सकते हैं, और वो होता है चाल। कमाना, कमाना से हम बना सकते हैं कमाई, ठीक है। बैठना, बैठना से बनता है हमारा नवीन शब्द बैठक, ठीक है। पहचानना, पहचानना, इस पहचानना शब्द से पहचान, पहचान भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। तो देखो आगे बढ़ते हैं हम। खेलना, खेलना एक क्रिया शब्द है, और खेल एक भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। एग्जाम्पल लिखता हूं मैं यहाँ पर, जैसे कि खेल हमारे लिए, हमारे लिए अच्छे होते हैं, ठीक है। खेल हमारे लिए अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर जो ये खेल शब्द की बात हम कर रहे हैं, ये जो खेल शब्द की बात हम कर रहे हैं, ये भाववाचक संज्ञा होगी, इसमें भाववाचक संज्ञा का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। जीना, और जीना यहाँ पर एक क्रिया शब्द है,
और इससे अगर भाववाचक शब्द बनाना चाहें तो बनेगा हमारा जीवन। चमकना, चमकना से बनता है हमारी चमक। सजाना, सजाना से बनता है एक भाववाचक शब्द सजावट, ठीक है। लिखना क्रिया शब्द है, जबकि लिखावट भाववाचक संज्ञा शब्द होगा। पढ़ना से बनता है हमारी पढ़ाई। जमना से बनता है हमारा जमाव, ठीक है। पूजना से बनता है हमारी पूजा, यानी पूजा जो शब्द है यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। अब बात फिर से वही कि यदि ये जो पूजा शब्द है, यदि ये एग्जाम्पल में सेंटेंस के अंदर एक व्यक्ति का प्रदर्शन करे, व्यक्ति विशेष के लिए आए, तो व्यक्तिवाचक होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, ये भाववाचक ही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हंसना, हंसना से बना हंसी। गूंजना से बना गूंज। जलना से बना जलन। भूलना से बना भूल। और गाना से बना गान। तो इस प्रकार से हमने क्रिया से भाववाचक संज्ञा भी जानने की कोशिश की, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे अव्यय से भाववाचक संज्ञा हम कैसे बनाएं, तो उसकी चर्चा करते हैं। तो देखो, पहला अव्यय हमारा दूर, और दूर से हमारी भाववाचक शब्द बना दूरी। ऊपर, ऊपर से बना हमारा ऊपरी। धिक से बना हमारा धिक्कार शब्द, ठीक है। शीघ्र से बना शीघ्रता। मना से बना मनाही। निकट से निकटता। नीचे से नीचाई। समीप से समीप्य। ध्यान रखना, इनको बोलने से भी हम इनकी पहचान कर सकते हैं कि जिसमें अगर बोलते समय यदि हमको महसूस हो किसी भाव या विचार का, तो भाववाचक में बदल जाएगा, अन्यथा वो हमारा व्यक्तिवाचक या जातिवाचक में चला जाएगा। तो ठीक है, आगे हम बढ़े। आगे हमारा जो बच रहा है, देखो, अब आपके सामने जो पेज है उस पर लिखा हुआ है उच्चारण के आधार पर वर्णों के भेद। हमने वर्णमाला जो पढ़ी थी, वर्णमाला जो पढ़ी थी उसमें वर्णमाला के आगे चल करके ये आता है, ठीक है। वर्णमाला के आगे चल के वर्णों का उच्चारण स्थान आता है, ठीक है। तो उन उच्चारण स्थानों की ओर बात कर रहे हैं आज की क्लास में, तो अच्छे से समझे उनको। वैसे हमने उनको 10th क्लास में संस्कृत में पढ़ा हुआ है, ठीक है। हिंदी में भी ये आते हैं, ठीक है। तो हमें इनका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो देखो क्या है ये उच्चारण स्थान, पहले इसकी डेफिनेशन पर जाते हैं। तो देखो, फेफड़ों से निकलने वाली, फेफड़ों से निकलने वाली वायु, वायु यानी प्राणवायु या सांस, ठीक है। मुख के, हमारा जो मुंह होता है वो मुख के विभिन्न भागों में, मुख के जितने भी भाग हैं, चाहे वो कंठ के भाग हो, चाहे वो तालु का हो, चाहे मूर्धा का हो, चाहे जीभ का हो, चाहे होठ का हो, तो वो सभी जितने भी भाग हैं वो जीवा या जीभ का सहारा लेकर टकराती है, जिससे विभिन्न वर्णों का उच्चारण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्हीं विभिन्न वर्णों के उच्चारण स्थानों को बताया जा रहा है, ठीक है। अच्छे से समझेंगे आप इसको। देखें, सबसे पहले हम बात करें, यहाँ पर देखिए आप, सबसे पहले कंठ, ठीक है। कंठ उच्चारण स्थान है, और इससे निकलने वाली जो ध्वनि है वो होती है कंठ है। कंठ होता है गला, ठीक है, हिंदी में इसकी बात करें तो। अब यहाँ पर इसके अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं, कौन से स्वर और कौन से व्यंजन, उनकी बात कर रहे हैं, उनकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो देखो, यहाँ पर इसके अंदर ए और आ, स्वरों में तो कौन कौन आते हैं, ए और आ आते हैं भाई, ठीक है। और ये जो अंग्रेजी अंग्रेजी ओ है, ये जो अंग्रेजी ओ मात्रा वाला वर्ण है ये भी इसमें आता है, ठीक है। और साथ ही साथ कै वर्ग, कै वर्ग इसमें पूरा के पूरा आएगा, कै खे गे गे और अण, ये हमने पढ़ लिए, ठीक है। ये पूरे पांचों वर्ण इसमें ही आते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर विसर्ग भी इसी के अंदर आता है, ठीक है। तो ये था हमारा कंठ वाला। दूसरे नंबर पर जाते हैं, तो दूसरा हमारा उच्चारण स्थान है तालु, ठीक है। और इससे जो ध्वनि निकलती है उसको हम नाम देते हैं तालव्य। और इसमें कौन से स्वर और व्यंजन आ रहे हैं, तो देखो इसमें स्वर आते हैं ई और ई, ठीक है। और व्यंजनों में आते हैं चय वर्ग। चय वर्ग का मतलब समझे आप, चय वर्ग में पांचों वर्ण आएंगे चय के साथ, ठीक है। चय छय जय झय अण, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पर एक अंत्यस्थ व्यंजन
ये भी आता है और ऊष्म व्यंजन श भी आता है, तालु में ही आते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला उच्चारण स्थान है मूर्धा, और इसमें बनता है मूर्धन्य, यानी इस वर्ण ध्वनि का नाम है मूर्धन्य, और इसमें री और टे वर्ग, रे और श का योग होता है, यानी इसमें टे वर्ग के पांचों आते हैं, और यहाँ पर अंत्यस्थ का रे और ऊष्म का श भी आता है। चौथे की अगर हम बात करें तो चौथा हमारा उच्चारण स्थान है दंत, और देखो दंत यानी दांतों की सहायता से बोले जाने वाले, ठीक है, कौन से वर्ण है उनको दंते ध्वनि के रूप में हम जानते हैं, वो कौन से होते हैं। तो देखो यहाँ पर तय वर्ग आता है पूरा, तय, थे, दे, ध और ने, ठीक है, साथ ही साथ अंत्यस्थ का लय आएगा और ऊष्म का यहाँ पर से आएगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो ओष्ठ, उच्चारण स्थान है ओष्ठ यानी होठ, और इसको हम ध्वनि का नाम देते हैं ओष्ठ्य। ठीक है, और इसमें कौन से वर्ण हैं, देखो इसमें उ और उ, ठीक है, दोनों ही उ इसमें आते हैं स्वरों के रूप में, साथ ही साथ इसमें पे वर्ग पूरा की पूरा आएगा, पे, फे, बे, भे और मैं, यानी पांचों वर्ण इसमें आते हैं। आगे बढ़ते हैं तो नासिका, नासिका का मैंने आपको बताया था पहले भी, नासिका यानी नाक से बोले जाने वाले, उसमें पंचम वर्ण आता है हमेशा, यानी पांचों जो अनेखालियां होती हैं पांचों वर्गों की वो आती हैं, साथ ही साथ इसमें कुछ विद्वान गिनते हैं अनुस्वार और विसर्ग को भी, अनुनासिक को भी। ठीक है, तो देखिए इस और इससे जो ध्वनि निकलती है उसे नासिक्य कहा जाता है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं तो कंठ और तालु, कंठ और तालु उच्चारण स्थान है, यहाँ से ध्वनि निकलती है कंठ तालव्य, कंठ से निकली कंठ और तालु से तालव्य, और इसके अंदर सिर्फ दो ही वर्ण हैं और वो स्वर ही हैं, ए और आई। ठीक है, उसके बाद है कंठोष्ठ, और कंठोष्ठ ध्वनि बनी कंठोष्ठ है, और इसमें भी सिर्फ दो ही वर्ण है, ओ और औ। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो देखो दंतोष्ठ, दंतोष्ठ यानी दांत और होठों की सहायता से कौन से वर्ण बोले जाते हैं, तो यहाँ पर दो बता रखे हैं, यहाँ पर व और फ। ठीक है, फ यहाँ पर हमारी विदेशी ध्वनि है, विदेशी वर्ण है। ठीक है, उसके बाद स्वर यंत्र और अलीजीव, इसकी सहायता से एकमात्र है बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमारे उच्चारण स्थान है जो संस्कृत के साथ हिंदी में भी हमें आने चाहिए, इनका ज्ञान मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो तो यहाँ पर खत्म हो रहा है। ठीक है, आप जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाएं जिससे हम हमारा प्रॉपर सिलेबस स्टार्ट करा सकें, बुक से स्टार्ट करा सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, थैंक यू।